इधर दूसरी तरफ क्रिश अपने सिगरेट अड्डे पर राका के सामने किसी राजा की तरह बैठा हुआ था और राका के सामने इस वक्त वह सिगरेट ब्रीफकेस था जिसमें एक लैपटॉप था जो कि उन उस अनजान इंसान पी ने बड़ी ही सीक्रेट तरीके से क्रिश तक इस ब्रीफकेस को पहुंचाया था और उसका मकसद विवान खन्ना की बर्बादी था। राका ने इस ब्रीफकेस के अंदर रखा लैपटॉप से कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके क्रिश को देखते हुए कहा, किंग, यह ब्रीफकेस जो हमें उस अनजान शख्स ने दी थी, इसमें से हमें यह लैपटॉप मिला जिसमें विवान खन्ना यानी कि माफिया किंग के कई इलीगल पार्टनर्स की डिटेल है जो हमें बहुत काम आने वाली है। लेकिन इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा था जिसे क्रैक करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था और शायद यही कारण था कि वह अनजान इंसान इस लैपटॉप से इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाया, क्योंकि अगर इस लैपटॉप में 3 बार गलत पासवर्ड डाला जाए तो यह ऑटोमेटिक ही ब्लास्ट हो जाता और इसकी सारी इंफॉर्मेशन इसके साथ ही खत्म हो जाती। और वह इंसान बहुत ही ज्यादा तेज दिमाग का था, इसलिए वह यह रिस्क नहीं ले सकता था और उसे हम ही सही ऑप्शन लगे, क्योंकि कारण चाहे जो भी हो पर दोनों का मकसद तो एक ही था, विवान खन्ना यानी कि माफिया किंग की बर्बादी। काफी कोशिश करने के बाद भी 2 बार इसमें रॉन्ग पासवर्ड डाला जा चुका था, पर फाइनली तीसरी बार मैं इस पासवर्ड को खोलने में कामयाब हो चुका हूँ और अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वह यह है। कहते हुए राका ने एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन की फाइल क्रिश के सामने रखी। क्रिश उस इंफॉर्मेशन को पढ़ने लगा और राका ने अपनी बातें कहना जारी रखा। किंग, मुझे पता चला है कि माफिया किंग का सबसे खास आदमी हेनरी, जो कि उसके अमेरिका के इलीगल बिजनेस डील को हैंडल करता है, आज उसके पास साउथ अफ्रीका से एक बहुत ही कीमती और प्रेशियस डायमंड आने वाला है जो साउथ अफ्रीका के खदान से 5वीं सदी में निकाला गया था। यह एक इंटरनेशनल हेरिटेज हीरा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लाखों डॉलर की है। लेकिन आज से लगभग 40 साल पहले किसी ने इस हीरे को चुरा लिया था। उसके बाद यह हीरा कहाँ गया किसी को पता नहीं, पर हमें खबर मिली है कि यह हीरा आज ही एक बहुत बड़े इंटरनेशनल माफिया गैंग द्वारा नीलाम करने के लिए लाया जा रहा है और इस इलीगल डील को हैंडल करने की जिम्मेदारी हेनरी पर है। पता चला है कि इस हीरे की नीलामी के बाद जो पैसा आने वाला है उसे अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में खर्च किया जाएगा। कई सारे वोट खरीदे और बेचे जाएंगे, हथियारों की इलीगल डीलिंग होगी और इसे खरीदने के लिए एक से बढ़कर एक माफिया इस नीलामी में आने वाले हैं और हमें भी अंडरवर्ल्ड माफिया ग्रुप से इनविटेशन आया है इस नीलामी में शामिल होने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लोग इस नीलामी में शामिल होने से के अलावा इस हीरे को लूटने के लिए ज्यादा आने वाले हैं, इसलिए इसकी सिक्योरिटी भी काफी टाइट रखी गई है। हमें यह भी खबर मिली है कि नीलामी तो बस एक बहाना है, असली बात तो सभी माफियाओं को एक छत के नीचे लाना है। वह लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं किंग, क्योंकि वहां इलीगल डीलिंग के साथ ही इलीगल गर्ल्स स्मगलिंग भी होने वाली है। जैसा कि सारी दुनिया जानती है, हेनरी की सबसे बड़ी कमजोरी खूबसूरत लड़कियां हैं और सिर्फ हेनरी ही नहीं, वहां आने वाले लगभग हर माफिया की कमजोरी खूबसूरत लड़कियां हैं और हीरे की नीलामी के आड़ में उन लड़कियों को हथियार बनाकर माफिया किंग सभी माफियाओं को अपनी तरफ करने वाला है। उसकी प्लानिंग क्या है उसे मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन जो भी है बहुत स्ट्रांग होने वाला है किंग। और इस प्लानिंग में हेनरी तो सिर्फ एक मोहरा है, असली कमान माफिया किंग विवान खन्ना के हाथों में है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है किंग? मेरे ख्याल से वहां आपके लिए जाल बिछाया गया है।
आपको वहां नहीं जाना चाहिए। और राका की बातों को सुनने के बाद कृष ने अपने चेहरे पर एटीट्यूड वाली मुस्कान लाकर अपनी जगह से खड़ा होते हुए हाथों में जलते हुए शिगार को अपने मुंह में लेकर एक लंबी कश लेते हुए बड़े से कांच के बने हुए विंडो से बाहर का नजारा देखते हुए राका से बोला, इंटरनेशनल हेरिटेज डायमंड, इंटरेस्टिंग। नाम क्या है उसका? शाइनिंग आईज, क्योंकि कहा जाता है कि वह दिखने में खूबसूरत चमकती हुई नीली आंखों की तरह है जो किसी का भी दिल लूट लेता है। उस हीरे के लिए आज तक न जाने कितनी ही लड़ाइयां हो चुकी हैं, लेकिन आप यह क्यों पूछ रहे हैं किंग? सोच रहा हूँ, मैंने अपनी क्वीन को बहुत टाइम से कोई गिफ्ट नहीं दिया। यह शाइनिंग आइज मेरी ड्रैगन क्वीन को गिफ्ट दूं तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि शाइनिंग आइज मेरी फायरफ्लाई के शाइनिंग को ही सूट करेगा। मैंने सही कहा ना राका? इन शब्दों को कहते हुए क्रिश की आंखों में एक चमक और चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी। और राका क्रिश की बातों को बहुत अच्छे से समझ चुका था। उसने मुस्कुराते हुए काफी एक्साइटेड होते हुए जोर से कहा, ऑफ कोर्स किंग, मैं समझ गया। अब राका वहां से जाने को हुआ, तभी क्रिश ने उसे पीछे से आवाज देते हुए कहा, राका, याना को इन्फॉर्म करो, वह भी हमारे साथ जाएगी। और क्रिश के मुंह से यह शब्द सुनने के बाद राका के चलते हुए कदम रुक गए। उसकी आंखों में हैरानी आ गई और वह अगले ही पल हैरान होते हुए क्रिश की तरफ पलटकर उसे देखते हुए बोला, व्हाट? लेकिन किंग, वह हमारे साथ जाकर क्या करेगी? आप अच्छे से जानते हैं कि वह एक नॉर्मल, वहां सभी माफिया आने वाले हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में उसे ले जाना, आई थिंक यह डेंजर का साइन है। और इससे पहले कि राका आगे कुछ कह पाता, क्रिश की गरजती हुई आवाज उसके कानों में गई, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो आर्ग्यूमेंट करते हैं राका। जो कहा है उसे करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। और हाँ, उसे कहना कि यह बहुत इम्पोर्टेंट पार्टी है, उसे काफी अच्छे से रेडी होना है। और क्रिश की बात को सुनकर न चाहते हुए भी राका अपने हाथों की मुट्ठियां कस के वहां से चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर किंग करना क्या चाहता है। इधर दूसरी तरफ एक कमरे में दो लोग सर से लेकर पांव तक ब्लैक कपड़े पहने हुए बहुत ही अच्छे से रेडी हो रहे थे। दोनों के चेहरों पर ब्लैक ट्रैवल मार्क्स था। उनमें से एक इंसान ने अपनी अपर बॉडी पर हमेशा की तरह ब्लैक हुडी पहन रखी थी। ब्लैक शर्ट, ब्लैक लेदर जैकेट और ब्लैक पैंट के साथ ब्लैक जूते। उनकी पूरी बॉडी में सिर्फ उनकी आंखें ही दिख रही थी। और तभी उनके सामने उनका मास्टर आया, जिसे देखकर उन दोनों ने उसे ग्रीट किया। उन दोनों की पूरी तरह रेडी देख मास्टर अपने चेहरे पर एटीट्यूड वाली मुस्कान लाते हुए बोला, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। सभी देशों से माफिया इस डीलिंग इनलीगल डील में आज शामिल होने वाले हैं। इतना ही नहीं, माफिया किंग विवान खन्ना और ब्लैक ड्रैगन किंग क्रिश डेविडसन भी इसमें आने वाले हैं। तुम दोनों को ही उनसे बचकर रहना होगा, क्योंकि दोनों ही काफी शातिर हैं। खास तौर से उनके दाएं हाथ राका, डैनियल और जीवा, जिनकी नजर बाज की तरह चारों तरफ फैली रहती है, जो उड़ते हुए पक्षी के भी पर गिन लेते हैं, जिनसे बचकर निकल पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। उनकी नजर हर वक्त उस हायर पर ही गड़ी है। तुम्हें अपना एक एक कदम फूंक कर रखना होगा। क्या तुम दोनों को लगता है कि तुम दोनों यह काम कर पाओगे? और यह सुनने के बाद दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हुए अपने मास्टर से बड़े ही एटीट्यूड के साथ बोले, बिल्कुल मास्टर, हम अपनी जी जान लगा देंगे। वह लोग भले ही शेर हैं और उनके साथी भले ही बाज हैं, जिनकी नजर काफी तेज है, लेकिन हम भी चील की उड़ान रखते हैं और पैंथर की चाल रखते हैं।
हमारी तेजी और दिमाग के आगे उन दोनों का बस नहीं चलेगा, क्योंकि उनके पास सिर्फ दिमाग है, लेकिन हमारे पास हमारा जुनून, दिल और दिमाग तीनों हैं। आप चिंता मत कीजिए, यह हीरा तो हमारा ही होगा, और साथ ही नीलामी में आने वाला वह पैसा भी। उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा, वह बस तमाशा देखते रह जाएंगे। और दोनों के मुंह से यह सुनने के बाद मास्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। पर याद रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम दोनों सुरक्षित वापस बचकर आना। यह काम हो या ना हो, तुम दोनों की जिंदगी सबसे इम्पोर्टेंट है। मास्टर की बात सुनकर वह दोनों एक दूसरे का चेहरा देखकर उन्हें ग्रीट करके वहां से तेज कदमों के साथ निकल गए। और इधर दूसरी तरफ राका चेंजिंग रूम के बाहर याना का इंतजार कर रहा था, और याना अंदर रेडी हो रही थी। रात को लगभग 1 घंटे से उसका इंतजार कर रहा था, और फाइनली वह फ्रस्ट्रेट होते हुए चेंजिंग रूम के दरवाजे को जोर से नॉक करते हुए लगभग चिल्लाकर बोला, हे सुन, तुम बहुत बदतमीज लड़की, कब बाहर आओगी? हमें दिन भर यहाँ नहीं रहना, हमें निकलना भी है, समझ में आया? तुम जल्दी बाहर आओ, मैं दिन भर तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। और राका के चिल्लाने से याना अंदर से रेडी होते हुए राका पर चिल्लाते हुए बोली, कोई बात नहीं, तो तुम जाओ, तुमसे किसने कहा कि मेरा वेट करो सारे दिन? छोड़ दो मुझे, जाओ यहाँ से, मैं खुद रेडी होकर बाहर आ जाऊंगी। और याना की बात सुनकर राका गुस्से से बाहर ही पैर पटकते हुए अपने आप से बोला, इस लड़की की इतनी हिम्मत कि यह मुझसे बदतमीजी कर रही है। अगर किंग ने नहीं कहा होता तो मैं इसका इंतजार कभी नहीं करता, उल्टा अभी इसे गोली मार देता। पता नहीं किंग को क्या हुआ है जो वह इसे अपने साथ ले जा रहे हैं। भला वहां कोई पार्टी चल रही है जो यह वहां जाकर डांस करेगी? किंग के दिमाग में क्या होता है मुझे तो समझ नहीं आता। ऊपर से यह बदतमीज लड़की जल्दी निकल भी नहीं रही, कहीं देर ना हो जाए वरना किंग मुझ पर गुस्सा करेंगे। राका अभी अपने आप में बड़बड़ा ही रहा था, तभी क्रिश वहां पूरे एटीट्यूड के साथ स्टाइल से चलते हुए अपनी आंखों पर ब्लैक शेड चढ़ाए हुए आया और राका को चेंजिंग रूम के बाहर वेट करते हुए देखा। अपनी गरजती हुई आवाज में बोला, क्या हुआ राका? क्या सब कुछ ठीक है या नहीं? याना कहाँ है? और क्रिश की लगभग ठंडी और कोल्ड वॉइस को सुनकर राका ने जैसे ही कुछ कहने को मुंह खोला, किंग एक्चुअली। और तभी अचानक ही चेंजिंग रूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। दरवाजा खुलने की आवाज से क्रिश और राका का ध्यान चेंजिंग रूम की तरफ गया, और सामने का नजारा देखकर राका का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखें तो जैसे फैल गईं, उसकी नजर सामने खड़ी याना पर गई और वह बस उसे ही देखता रह गया, क्योंकि याना ने इस वक्त एक लॉन्ग हॉट गाउन पहना हुआ था। रेड कलर का यह हॉट गाउन फुल स्लीव था, लेकिन पीछे से पूरी तरह से ब्लैकलेस। इसकी कमर तक पीछे कोई भी कपड़ा नहीं था और कमर के नीचे से यह बॉडी फिटिंग था। इस ड्रेस में याना के परफेक्ट फिगर बहुत ही अच्छे से शो हो रहा था। उसने अपने नेचुरल ब्राइट वाइट हेयर का एक मैसी बन बना रखा था। आगे से थोड़े बालों की कुछ लटें जो कर्ल थी और उसके गालों को चूम रही थी। कानों में लॉन्ग डायमंड इयररिंग और हाथों में ब्रेसलेट। चेहरे पर न्यूड मेकअप, हॉट रेड लिपस्टिक। इस लुक में याना इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी मानो जैसे स्वर्ग की अप्सरा नीचे उतर आई हो। वह किसी हॉलीवुड मॉडल से कम नजर नहीं आ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह रेड कारपेट पर अपनी अदाएं बिखेरने निकल रही है। पैरों में पेंसिल हाई हील्स जो उसके हॉट लुक को कंप्लीट कर रहे थे। याना इतनी हॉट और ब्यूटीफुल लग रही थी कि उसे देखने वाला बस देखता ही रह जाए। उसकी नेचुरल ग्रीन आईज, इंग्लिश फेयर स्किन, परफेक्ट बॉडी कर्व्स उसे यूएसए की टॉप मॉडल में खड़ा करने के लायक थी।
राका की नजरें तो बस उसी ब्यूटी पर ही टिक गई थी। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक सिंपल सी दिखने वाली लड़की इतनी हॉट और ब्यूटीफुल भी हो सकती है। दरअसल राका ने याना को जब पहली बार देखा था, तो याना ने उस वक्त एक सिंपल ब्लू जीन्स और शर्ट पहनी हुई थी, और आज याना बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही थी। क्रिश, जो इस वक्त अपने चेहरे पर ठंडा ऑरा लिए खड़ा था, उसकी नजर राका के फेशियल एक्सप्रेशन पर गई तो उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी हो गईं। क्रिश ने बहुत जोर से गला साफ किया, जिसे सुनकर राका अपने होश में आया, और अब वह अपनी नजर इधर-उधर करने लगा। और तभी क्रिश ने याना को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के, बस यूं ही कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, परफेक्ट, आर यू रेडी? और क्रिश के सवाल को सुनकर याना ने हाँ में सिर हिलाते हुए अपना जवाब दिया। गुड, लेट्स हरी अप, वी आर गेटिंग लेट, कहते हुए क्रिश अपने तेज कदमों के साथ वहां से चला गया, और राका भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। याना भी बड़े ही स्टाइल के साथ चलते हुए उन दोनों के पीछे आई। अब तीनों गाड़ी में बैठकर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से निकल गए। इस वक्त क्रिश के चेहरे पर ड्रैगन किंग मार्क्स था, और उसकी गाड़ियों के आगे पीछे न जाने कितनी ही गाड़ियों का काफिला दौड़ रहा था। क्रिश पीछे के पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था। राका ड्राइवर के साथ आगे के पैसेंजर सीट पर था, और याना क्रिश के बगल में बैठी हुई थी। राका आगे डैशबोर्ड पर लगे हुए मिरर के जरिए पीछे बैठे हुए क्रिश और याना को देख रहा था। वह अभी तक इसी कंफ्यूजन में था कि आखिर क्रिश याना को अपने साथ क्यों ले जा रहा है। क्रिश अपनी सीट पर एक पैर के ऊपर दूसरे पैर का एंगल रखकर दोनों हाथों को कार की हेडरेस्ट पर फैलाए चेहरे पर ब्लैक ड्रैगन मास्क पहने रिलैक्स पोजीशन में बैठा हुआ था। यारा न जाने कब से क्रिश को ही देख रही थी, और तभी क्रिश की गरजती हुई आवाज याना और राका के कानों में गई। मुझे इस तरह से मत देखो, मेरी फायरफ्लाई के अलावा कोई और मुझे जी भर के देखे, यह हक मैंने किसी को नहीं दिया। क्वीन के अलावा किसी और की आंखों में मेरा अक्स भी हो, उन आंखों को मैं कुछ और देखने लायक नहीं छोड़ता। और क्रिश की दहाड़ती हुई आवाज जैसे ही याना के कानों में गई, उसने घबराते हुए तुरंत ही अपनी नजर नीचे कर ली। उसके हाथ और पैर फूलने लगे क्योंकि क्रिश का ऑरा इतना ठंडा था। राका भी क्रिश की आवाज सुनकर घबरा गया। सॉरी सॉरी किंग, कहते हुए याना की आवाज में थोड़ी घबराहट थी। उसने अपनी नजर नीचे की हुई थी। यह गलती दोबारा ना हो पाए, यह मेरी फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है तुम्हें, याना, कहते हुए क्रिश का ऑरा बहुत ही ज्यादा ठंडा और खतरनाक था। और अब उसने राका की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या सवाल चल रहे हैं, पर डोंट वरी, बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तुम्हें मैंने जो लाने के लिए कहा था वह याना को दे दो। क्रिश की खतरनाक आवाज सुनकर राका ने जल्दी से अपने पास से एक छोटा सा माइक, ट्रांसमीटर और कैमरा निकालकर याना को दिया। याना उस ट्रांसमीटर और कैमरे को देखकर नासमझी में क्रिश की तरफ देखने लगी। इसे अपने कपड़ों में छुपा लो। क्रिश की बात सुनकर याना ने जल्दी से उस ट्रांसमीटर को अपने कपड़ों में छुपा लिया। अब उस कार में बिल्कुल शांति छा चुकी थी। थोड़ी देर में वे लोग एक 5 स्टार होटल में पहुंचे, जहां सभी माफिया डीलिंग होने वाली थी। दुनिया भर के माफिया इस बार 5 स्टार होटल में आज इस हीरे की नीलामी को देखने आए थे। हैरानी वाली बात यह थी कि दुनिया की नजरों में यह सभी बिजनेसमैन या अलग अलग फील्ड में काम करने वाले रेप्यूटेटेड और पावरफुल लोग थे, पर बहुत कम लोग ही जानते थे यह लोग माफिया भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह थी कि यहाँ कोई भी अपना चेहरा अपनी मर्जी से दिखा सकता था। ज्यादातर लोग अपने चेहरे पर मास्क पहनकर ही आए थे, और सभी के साथ अपनी अपनी गर्लफ्रेंड या फिर ब्लैक कैट्स थी।
ब्लैक कैट किसी बिल्ली का नाम नहीं, बल्कि ऐसी लड़कियों का नाम था जो माफियाओं के दाएं हाथ होती थी। यह उनकी मैट्रेस होने के साथ साथ उनके इलीगल धंधे में भी बराबर हाथ बटाती थी। अपने मालिक के इशारे पर यह दूसरों को केयर भी करती थी और उनके इशारे पर किसी की जान भी ले सकती थी। इन्हें अगर ब्यूटी किलर कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। यह लड़कियां बहुत ही ज्यादा ट्रेंड और ब्यूटीफुल होती थी। जैसा कि पुराने जमाने में राजा और महाराजा विष कन्या रखते थे, यह आज के जमाने की मॉडर्न विष कन्या थी। यह कब किस पर हमला कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता था। यह बिल्लियों की तरह शातिर, तेज दिमाग और काफी एक्टिव होती थी। इनकी चाल किसी फैशनेबल मॉडल की तरह होती थी और क्रिश के लिए याना भी उन्हीं में से एक थी। राका ने याना की रियल आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं लगाया था, क्योंकि क्रिश ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था। राका इस बात से अनजान था कि याना की असली आइडेंटिटी क्या है, लेकिन क्रिश उसके बारे में कुछ ऐसा जानता था जो आगे चलकर उसके लिए बहुत काम आने वाला था। अब थोड़ी ही देर में उन लोगों की कार 5 स्टार होटल के पार्किंग एरिया में आकर रुकी, जहां बहुत ही ज्यादा टाइट सिक्योरिटी थी। वह सिक्योरिटी विवान खन्ना के दाहिने हाथ हेनरी ने करवा रखी थी। सभी माफियाओं को सिर्फ इतना ही पता था कि यहाँ आज दुनिया के सबसे कीमती और खूबसूरत हीरे की नीलामी होने वाली है, जिसे नीलाम करके खरीदने वाला अपनी हैसियत सभी माफियाओं के सामने ऊंची साबित कर सकता था। इस हीरे की कीमत लाखों करोड़ों थी। यह हीरा अब तक दुनिया में पाए जाने वाला सबसे महंगा और खूबसूरत हीरा था। इसकी कीमत लगभग एक देश के बराबर थी और यह हीरा जिसके पास होता उसे अगर एक राजा कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। और बस यही कारण था कि सभी माफिया अपना काम धंधा छोड़कर यहाँ सिर्फ इस हीरे की नीलामी में शामिल होने आए थे, क्योंकि अपनी हैसियत बाकी माफियाओं के सामने बड़ी करना कौन नहीं चाहेगा। कार रुकते ही राका जल्दी से कार से बाहर निकला और तुरंत ही क्रिस के साइड वाला दरवाजा खोल दिया। अब क्रिस बड़े ही एटीट्यूड के साथ सबसे पहले अपना पैर बाहर निकालता है और दूसरा हाथ दरवाजे पर रखा था। क्रिस काफी स्टाइल और आकर्षण पर्सनैलिटी के साथ कार से बाहर निकला। हेनरी सभी माफिया के स्वागत के लिए पर्सनली आया था। ड्रैगन किंग की वेलकम के लिए वह आगे आया और हेनरी क्रिस का स्वागत करते हुए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि वह हैंडशेक कर सके, लेकिन क्रिस का एटीट्यूड ही अलग था। क्रिस एटीट्यूड के साथ हेनरी के हाथ को देखकर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता और अपने कदम आगे बढ़ा देता है। यह चीज हेनरी के लिए थोड़ी एम्बैरेसिंग हो गई थी, पर उसने अगले ही पल अपने चेहरे पर बेशर्मी भरी मुस्कान लाया और तभी क्रिश के इशारे पर राका ने याना के साइड का भी दरवाजा खोला। हालांकि उसका ऐसा करने का मन नहीं था, पर मौके की नजाकत ही कुछ ऐसी थी। दरअसल कार का दरवाजा मालिक के लिए नौकर खोलता है। क्रिश के लिए राका ही हमेशा दरवाजा खोलता था, पर याना के लिए यह थोड़ा अलग सिचुएशन था। लेकिन यहाँ क्रिश लोगों को कुछ और ही साबित करना चाहता था। हालांकि राका को तो पता नहीं था, पर उसे अपने किंग पर पूरा भरोसा था। अब याना भी बड़े ही स्टाइल और फैशनेबल मॉडल की तरह कार से बाहर निकली। अब हेनरी की नजर जैसे ही याना पर पड़ी, वह तो बस उसे देखता ही रह गया। हेनरी का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी नजर तो बस याना पर ही टिक गई। दरअसल हेनरी एक बहुत ही बड़ा प्लेबॉय था और लड़कियां उसकी कमजोरी थीं, और ऐसे इंसान के सामने याना जैसी ब्यूटीफुल लड़की का आना उसकी सांसें अटका चुका था। राका ने भी हेनरी की आंखों में याना के लिए उसकी नीयत साफ देख ली थी, जो चीज राका को शायद पसंद नहीं आई थी। लेकिन फिलहाल उसने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तभी हेनरी मुस्कुराते हुए जल्दी से याना के सामने आया और उसके आगे हाथ करते हुए बोला,
वेलकम मिस ब्यूटी, मेरा नाम हेनरी है, नाइस टू मीट यू। और हेनरी के आगे हाथ बढ़ाने से याना ने कुछ पल उसके हाथों को देखा और फिर बड़ी ही अदाओं के साथ मुस्कुराते हुए उसके हाथ में अपना हाथ देते हुए उससे हैंडशेक करते हुए बोली, मेरा नाम याना है। आई वॉज ऑल्सो वेरी नाइस टू मीट यू। वह दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी क्रिश ने अपनी गरजती हुई आवाज से हेनरी से कहा, मिस्टर हेनरी, मुझे लगता है अब बहुत हो गया, अब हमें अंदर जाना चाहिए। जिस काम के लिए हम लोग आए हैं उस पर ध्यान दिया जाए तो बेहतर है। और क्रिश की कठोर आवाज को सुनकर हेनरी ने जल्दी से याना के हाथों को छोड़कर चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए हाँ में सिर हिलाया। अब क्रिश, राका और याना एटीट्यूड के साथ अपने गार्डों के साथ होटल के एंट्रेंस की तरफ गए। हेनरी भी उनके साथ था, लेकिन जैसे जैसे ही वह लोग एंट्रेंस को पार करने वाले थे, तभी हेनरी अपने चेहरे पर गंदी सी मुस्कान लाते हुए क्रिश और राका से बोला, मुझे माफ कीजिए मिस्टर ड्रैगन किंग, लेकिन सिक्योरिटी रीजन के कारण आप अपने बॉडीगार्ड्स को अंदर नहीं ले जा सकते। आप अपना सिर्फ एक बॉडीगार्ड ही अंदर ले जा सकते हैं, बाकी गार्ड आपको यहीं छोड़ने होंगे। मैं आशा करता हूँ आप समझ सकते हैं। और हेनरी की बात को सुनकर राका अचानक ही थोड़ा नाराज होते हुए हेनरी से बोला, क्या क्या बात कर रहे हो तुम मिस्टर हेनरी? किंग अपने बॉडीगार्ड्स क्यों नहीं ले जा सकते अंदर? ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने बॉडीगार्ड्स अंदर लेकर ना जाएं, क्योंकि ऐसा कोई भी रूल हमें इनविटेशन के वक्त नहीं बताया गया था। और राका के गुस्से भरी आवाज को सुनकर हेनरी ने उसे थोड़ा शांत करते हुए कहा, आई एम सो सॉरी मिस्टर राका, लेकिन आप तो जानते हैं यहाँ दुनिया भर के माफिया आने वाले हैं, और अगर वह सभी अपने अपने बॉडीगार्ड्स अंदर लेकर गए तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपके सभी बॉडीगार्ड्स बाहर ही रहेंगे। अंदर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे भी यहाँ सब नीलामी के लिए आए हैं, किसी युद्ध के लिए नहीं। यह तो बस एक छोटा सा गेट टुगेदर है। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। और हेनरी की बात सुनकर राका ने अचानक ही चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? तुमसे किसने कहा कि हम तुमसे घबराएंगे? मेरा किंग अंदर गार्ड लेकर जाएंगे, मैं भी देखता हूँ उन्हें कौन रोक सकता है। कहते हुए राका ने जैसे ही अपने पॉकेट से गन निकाली, तभी क्रिश ने राका को रोकते हुए कहा, रुको राका, यहाँ तनाव क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर हेनरी एकदम सही है, हमें अपने गार्ड्स यहीं छोड़कर जाने होंगे। वैसे भी गार्ड्स की जरूरत कमजोरों को होती है, ड्रैगन किंग अपने दम पर जाते हैं। और क्रिश की बात सुनकर हेनरी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। राका कुछ परेशान था, लेकिन फिर भी क्रिश के ऑर्डर को उसे फॉलो करना ही था। अब राका ने अपने हाथ में एक बहुत ही खतरनाक गन ली और दो गन उसने अपने पॉकेट में रखी। अब वह खुद अकेले क्रिश और याना के साथ हॉल के अंदर गया। जैसे ही अलाउड था, क्रिश अपने साथ एक बॉडीगार्ड ले जा सकता था। अब सभी लोग जैसे ही होटल के अंदर दाखिल हुए, वहां हॉल में बहुत ही बड़ी पार्टी चल रही थी। कई सारे माफिया अपने हाथों में ड्रिंक्स का ग्लास लिए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सबके चेहरे पर उनके आइडेंटिटी मार्क्स थे। खूबसूरत लड़कियां वेट्रेस की शर्ट रेड एंड ब्लू ब्लैक हॉट ड्रेस पहनकर सभी को ड्रिंक सर्व कर रही थी। क्रिश हमेशा की तरह अपना खतरनाक और लीडर एटीट्यूड के साथ चलते हुए अंदर आया और सबकी नजर क्रिश पर आकर रुक गई। ड्रैगन किंग अमेरिका का सबसे फेमस माफिया था। क्रिश के बारे में यह बात पॉपुलर थी कि आज तक उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा था। ड्रैगन किंग मार्क्स के पीछे कौन है,
यह बात किसी को पता नहीं थी और जिस किसी ने भी आज तक क्रिश का चेहरा देखा था, उस इंसान को दोबारा किसी ने नहीं देखा। अब कुछ माफिया आगे आते हुए क्रिश का वेलकम करते हैं और उससे बात करना शुरू कर देते हैं। तभी वहां डांसर का एक ग्रुप आया जो स्टेज पर बहुत ही हॉट डांस परफॉर्म कर रहा था। इन लड़कियों ने अपनी बॉडी पर बिगनी पहन रखी थी और कमर में कुछ लटकने वाला झूमर बांध रखे थे। उनकी बॉडी पर सिर्फ कपड़े के नाम पर छोटी-छोटी ड्रेस सी थी। स्टेज काफी खूबसूरती से सजाया गया था। कुछ लड़कियां पोल डांस कर रही थी। हेनरी अपनी लस्ट भरी नजरों से उन लड़कियों को देख रहा था। तभी उसकी नजर एक बार फिर याना पर आकर टिक गई। दरअसल याना जब से आई थी तब से उसकी आंखें उसी पर टिकी हुई थीं। आसपास खड़े कई माफियाओं की नजर भी याना पर थी, क्योंकि याना वहां आई हुई लगभग सभी लड़कियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन कोई भी याना को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकता था, क्योंकि वह यहाँ माफिया ड्रैगन किंग के साथ आई थी। आसपास खड़ी कई कई सारी वेट्रेस इधर-उधर घूमते हुए सभी माफियाओं को उनके पसंद के स्नैक्स और ड्रिंक दे रही थी। उन लड़कियों में से कुछ लड़कियां अनकंफर्टेबल हो रही थी। उन्हें देखकर सबको पता चल रहा था कि वह लड़कियां इस काम को मजबूरी में कर रही है। दरअसल यह स्मगलिंग करके लाई हुई लड़कियां थी। आज यहाँ सिर्फ डायमंड की नीलामी ही नहीं होनी थी, बाकी इन लड़कियों की भी नीलामी होनी थी। सबकी आंखों में आंसू थे, पर ना चाहते हुए भी यह अपना काम कर रही थी। सभी माफिया उन्हें अपनी घटिया नजरों से देख रहे थे। कुछ तो उनके साथ छेड़छाड़ भी कर रहे थे और हेनरी भी कुछ कम नहीं था। वह तो आते जाते लड़कियों को परेशान कर रहा था। दरअसल यह लड़कियां एक ऑफर थी उन माफियाओं के लिए जो आगे चलकर विवान खन्ना को सपोर्ट करने वाले थे। आने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए यह एक बहुत ही बड़ा प्लान था। इन लड़कियों के जरिए पैसे और न जाने कितने ही ड्रग्स के इलीगल डील्स के बदले विवान खन्ना अपना काम करवाना चाहता था। अभी डांस और पार्टी हो ही रही थी और तभी हेनरी ने स्टेज पर खड़े होकर सभी को इंट्रोड्यूस किया और अब उसने नीलामी के लिए शोकेस में रखे हुए हीरे की तरफ इशारा किया। इस हीरे के चारों तरफ से लेजर लाइट प्रोटेक्ट कर रखी थी। कोई भी इसे छू नहीं सकता था सिवाय जी भर के देखने के। और इसके साथ ही उसने इंट्रोड्यूस किया सामने की तरफ एक स्पॉटलाइट की तरफ इशारा करते हुए विवान खन्ना को। और हेनरी की उंगली का इशारा सामने की तरफ जाते ही सबका ध्यान सामने स्पॉटलाइट की तरफ गया, जहां विवान खन्ना अपने बेटे युवान खन्ना के साथ आया था। दोनों ने ही अपने चेहरे पर एक एक मास्क कैरी कर रखा था। विवान खन्ना इस वक्त माफिया किंग की पोस्ट पर था, इसलिए उसके आते ही सभी अपनी अपनी जगह से खड़े होकर उसे रिस्पेक्ट देने लगे। लेकिन क्रिश अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ, बल्कि उसकी आंखों में एक आग थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दो राजा एक दूसरे को अपनी गहरी आंखों से घूर रहे हों। विवान खन्ना और युवान खन्ना दोनों की नजर क्रिश पर गई और दोनों ही अपने हाथों की मुट्ठी कसने लगे। दोनों को क्रिश के एटीट्यूड पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिलहाल यहाँ कोई कुछ कर नहीं सकता था, वरना बात का बतंगड़ बन जाता। और अब हेनरी ने इंट्रोड्यूस करते हुए कहा कि हीरो की नीलामी शुरू होने वाली है, सभी अपनी कमर कस लें। सभी डांसर एक बार फिर नीचे फ्लोर पर उतर कर आए और अब वह सभी माफियाओं के आसपास घूमते हुए डांस करने लगी। पार्टी जोरों शोरों से हो रही थी। क्रिस को डांस देखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उसकी नजरें बस चारों तरफ अपनी आंखों से स्कैन कर रही थी। तभी उसकी नजर हेनरी पर गई। क्रिश ने हेनरी की आंखों में याना को पाने की चाहत देख ली थी। यह चीज राका ने भी देख ली थी। याना अपने हाथों में एक वाइन का गिलास लिए एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठी हुई थी
उसके बैठने का स्टाइल भी एक मॉडल की तरह था। और तभी क्रिश ने धीरे से झुककर याना की तरफ कहा, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? बिल्कुल किंग, कहते हुए याना अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और वहां से दूसरी तरफ चली गई। तभी इस पार्टी में क्रिश की नजर एक मास्क पहने इंसान पर गई। क्रिश को 1 मिनट नहीं लगा यह पहचानने में कि यह कोई और नहीं बल्कि जीवा है और उसके बगल में खड़ा हुआ डैनियल था। यह दोनों ही विवान खन्ना के दाहिने हाथ थे। पार्टी अभी हो ही रही थी और तभी सभी माफिया आपस में हुजूर गुजूर करने लगे। कई लोग आपस में बातें करते हुए क्यूरियस थे और तभी एक माफिया ने दूसरे माफिया से कहा, मैंने सुना है इस बार ब्लैक टाइगर भी आने वाला है। मैं तो स्पेशली उसे ही देखने आया था, पर यहाँ कहीं भी मुझे ब्लैक टाइगर नजर नहीं आ रहा। और तभी दूसरा माफिया भी हाँ में सिर हिलाते हुए अपनी नजर इधर उधर करते हुए बोला, हाँ मुझे भी खबर मिली थी कि ब्लैक टाइगर इस बार जरूर आएगा। मैं भी क्यूरियस हूँ यह जानने के लिए कि आखिर वह है कौन। बहुत सुना है उसके बारे में। मुझे पता चला है कि माफिया की मीटिंग में भी वह मुश्किल से 1 या 2 बार ही नजर आता है। आज तक उसे किसी ने नहीं देखा। वह कहाँ से आता है और कहाँ जाता है किसी को पता नहीं। मुझे तो यह भी पता चला है कि वह माफिया किंग की पोजीशन के लिए बहुत ही टक्कर वाला साबित होने वाला है। अगर माफिया किंग को कोई टक्कर दे सकता है तो वह ब्लैक टाइगर ही है। सुना है वह इटली, रूस और चीन का सबसे बड़ा और ताकतवर माफिया है और अब वह अपने पैर यूएसए में भी जमाने आ चुका है। कोई नहीं जानता वह कैसा दिखता है, उसके बारे में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझे तो वह काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। साल में 2 बार होने वाली माफिया मीटिंग में भी मैंने उसे कभी नहीं देखा। और उस माफिया की बात सुनकर तीसरा माफिया बोला, अरे यार, यहाँ तो बहुत ही अजीबोगरीब चीज चल रही है। यहाँ ज्यादातर माफियाओं ने एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा, लेकिन ब्लैक टाइगर के बारे में जानने के लिए तो मैं भी क्यूरियस हूँ। मैंने सुना है वह बहरूपिया है, कब किसका रूप बदल ले पता ही नहीं चलता। अभी वह यहाँ होगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। वह अपने आसपास तो बॉडीगार्ड भी नहीं रखता। वह किसी भी रूप में यहाँ हो सकता है, सिक्योरिटी गार्ड के रूप में, वेटर के रूप में या फिर यहाँ के क्लीनर के रूप में। उसे समझना लगभग आज तक हर किसी के लिए नामुमकिन है। सिर्फ तुम लोग ही नहीं, यहाँ बैठा लगभग हर माफिया उसके बारे में जानने के लिए बेताब है, पर कोई भी उसके बारे में जान नहीं पाया। पर सुना है कि बड़ी बड़ी डील वह चुटकियों में कर लेता है, छुप कर ही काम करता है। उसकी पावर सचमुच माफिया किंग के बराबर है। पर हैरानी वाली बात यह है कि उसने कभी भी माफिया किंग की पोस्ट के लिए अपना दावा नहीं ठोका। और उस माफिया की बात सुनकर सभी माफिया आपस में एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी युवान खन्ना, जो कि उन लोगों की बातें करते हुए सुन चुका था, उसके पास आते हुए बोला, किसकी बातें कर रहे हो तुम लोग? वह भला मेरे डैड के बराबर दावा कैसे ठोक सकता है? पैसा और पावर होना अलग बात है और जिगर होना अलग बात। मेरे डैड की पावर के सामने कोई खड़ा भी नहीं हो सकता, चाहे वह तुम्हारा ब्लैक टाइगर हो या ड्रैगन किंग या कोई और माफिया। किसी में इतनी पावर नहीं जो माफिया किंग को हरा सके या उनकी पोस्ट ले सके। कहते हुए युवान के चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी। और तभी क्रिश अपनी जगह से खड़ा होकर युवान की तरफ आते हुए बोला, रेस में जब हम अकेले होते हैं तो जीतने के लिए चांस सिर्फ हमारे होते हैं। उसे कोई बहादुरी नहीं कहता। असली कंपटीशन तो तब होता है जब टक्कर बराबर वालों से हो। अब तक तुम्हारे डैड माफिया किंग थे क्योंकि उनके सामने दूसरा माफिया खड़ा नहीं होता था, पर इस बार फैसला बहुत जल्दी होगा कि असली किंग कौन है। और क्रिश की बात सुनकर युवान का चेहरा बहुत ही ज्यादा काला हो गया, लेकिन किंग के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी।
दोनों ही एक दूसरे को एटीट्यूड लुक दिखा रहे थे। दोस्तों, आखिर यह ब्लैक टाइगर कौन है? आगे की कहानी में आने वाला है और भी इंटरेस्टिंग चैप्टर, तो प्लीज कहानी से जुड़े रहिए। कहानी को प्यार अपना दीजिए और आपको कहानी अच्छी लग रही है तो कहानी को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना कीमती वोट हमें ज़रूर लिखकर भेजिए कि आपको यह कहानी कैसी लग रही है। आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल DL हिंदी स्टोरी पर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपको क्रिश और आशी की कहानी अच्छी लग रही है और आप लोग हमें कमेंट और लाइक भी करते हैं। बस मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ, अगर आपको इसके अलावा भी कोई और कहानी चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर भेजें और जिस कहानी के लिए ज़्यादा कमेंट हमें मिलेंगे हम लोग उसी कहानी को आपके लिए डालेंगे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि आपको इसके अलावा कोई और कहानी कौन सी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।